हेलो स्टूडेंट्स। राजनीति विज्ञान विषय की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम आपके पाठ्यक्रम के द्वितीय प्रश्न पत्र प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतक का अध्ययन करने वाले हैं। आज की इस कक्षा में जो हमारे प्रमुख अध्ययन बिंदु रहने वाले हैं उनमें प्रमुख हैं राजनीतिक चिंतन क्या है, राजनीतिक चिंतन का इतिहास क्या है, अध्ययन की दृष्टि से राजनीतिक चिंतन का कालक्रमानुसार विभाजन किस प्रकार किया गया है और राजनीतिक चिंतन के अध्ययन का क्या महत्व है। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि राजनीतिक चिंतन क्या है। अगर सरल शब्दों में समझें तो राजनीतिक चिंतन राज्य या राज्य से संबंधित मौलिक प्रश्नों की मीमांसा या विचार विमर्श है। राज्य से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं उनमें संपादित होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं तथा ये समूचा जो राज्य तंत्र है उसको प्रभावित करने वाले जो विभिन्न कारक हैं उनसे जुड़े हुए जो मूल प्रश्न हैं उन पर किया जाने वाला विमर्श, उनकी मीमांसा ही राजनीतिक चिंतन कहलाती है। अब प्रश्न उठता है कि मूल प्रश्न क्या होते हैं। तो कोई भी दार्शनिक हो अथवा कोई वैज्ञानिक हो अपने चिंतन या अपनी खोज का प्रारंभ करता है तो प्रारंभ में उसके समक्ष कोई न कोई समस्या होती है, कोई मूल प्रश्न होता है जिसकी खोज में वो आगे बढ़ता है और नए सिद्धांत, नए आविष्कार या नई खोजें वो कर पाता है। जो सारभूत प्रश्न किसी के चिंतन के प्रारंभ बिंदु पर उपस्थित होता है वही मूल प्रश्न कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए न्यूटन के समक्ष जो मूल प्रश्न था वो यह था कि पेड़ से गिरने के पश्चात सेव आखिर नीचे ही क्यों आया, वो ऊपर की ओर क्यों नहीं गया, अर्थात वस्तुएं गिरने के पश्चात पृथ्वी तल पर ही क्यों आती है। ठीक इसी प्रकार राज्य तंत्र से संबंधित भी कुछ मूल प्रश्न होते हैं। उन मूल प्रश्नों की खोज में, उनके हल में चिंतक आगे बढ़ते हैं और जो प्रतिपादित करते हैं नए विचार, नए सिद्धांत, नई अवधारणाएं, वो राजनीतिक चिंतन के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होता है। अब देखते हैं कि राजनीतिक चिंतन से संबंधित मूल प्रश्न कौन कौन से हैं। राज्य क्या है और राज्य की उत्पत्ति कब हुई। एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी ये जिज्ञासा का विषय होता है। राजनीतिक चिंतकों ने इन प्रश्नों को लेकर जो है अपना चिंतन प्रस्तुत किया है। ठीक इसी प्रकार राज्य की आज्ञा का पालन क्यों किया जाए। राजनीतिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण मूल प्रश्न कि आखिर चौराहे पे खड़े ट्रैफिक पुलिस में इनकी आज्ञा का हम पालन क्यों करें। दूसरे शब्दों में राज्य के द्वारा बनाए जाने वाले कानून, उसके द्वारा दिए जाने वाले आदेशों एवं निर्देशों का पालन हमारे द्वारा किया जाना क्यों आवश्यक है। इसी प्रकार राज्य का लक्ष्य क्या है, राज्य एवं व्यक्ति में कौन प्रधान है, राज्य एवं व्यक्ति का आदर्श संबंध क्या हो सकता है, राज्य का कार्यक्षेत्र कहाँ तक विस्तृत हो सकता है। शासन संबंधी प्रश्न है कि कौन सा शासन सर्वश्रेष्ठ शासन है, किन परिस्थितियों में कौन सा शासन उचित होता है और किसी शासन की दरअसल आवश्यकता है भी या नहीं, बिना शासन के भी काम चलाया जा सकता है। इसी प्रकार संप्रभुता संबंधी कुछ मूल प्रश्न हैं और जो विभिन्न तरह की अवधारणाएं हैं, कानून, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कर्तव्य, नागरिकता आदि से संबंधित भी बहुत सारे मूल प्रश्न होते हैं। इसके अलावा ये जो सूची है ये कोई अंतिम सूची नहीं है, और भी कई मूल प्रश्न हो सकते हैं जो राजनीतिक विचारकों के अध्ययन के लिए, उनके चिंतन के लिए उन्हें प्रेरित करें। अब प्रश्न उठता है कि ये जो राजनीतिक चिंतन के जो मूल प्रश्न हैं वो उपजते कैसे हैं, उनका जन्म आखिर कैसे होता है। तो सामान्यतया किसी भी चिंतक के समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां होती है, अपने समय के राजनीतिक व्यवस्था को कोई चिंतक देखता है, उससे अंतःक्रिया करता है या उससे प्रभावित होता है, तो उसके दिमाग में कुछ प्रश्न उपजते हैं और उन प्रश्नों की खोज में वो निकलता है, उनके उत्तरों की खोज में वो निकलता है और राजनीतिक चिंतन हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। इस प्रकार सामान्यतया राजनीतिक चिंतन राजनीतिक परिस्थितियों की उपज होते हैं। इस तथ्य को हम
कुछ और उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे प्लेटो का राजनीतिक चिंतन उसके नगर राज्य एथेंस की राजनीतिक परिस्थितियों से बहुत अधिक प्रभावित रहा है। प्लेटो के जन्म के समय एथेंस यूनान का सबसे गौरवशाली नगर राज्य था, लेकिन प्लेटो की आयु बढ़ने के साथ साथ वह निरंतर अवसान की ओर बढ़ रहा था। तत्कालीन समाज सोफिस्टों की शिक्षाओं के फलस्वरूप स्वार्थी एवं कर्तव्य विमुख हो गया था। उसने अपने हितों को नगर राज्यों के हितों के विपरीत समझना प्रारंभ कर दिया था, जिससे समष्टि के हितों एवं व्यष्टि के हितों के मध्य संघर्ष उत्पन्न हो गया था। उस समय की एथेंस की शासन प्रणाली, जिसे तथाकथित लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कहा जाता है, में लॉटरी प्रणाली के माध्यम से अयोग्य एवं भ्रष्ट व्यक्तियों को शासक चुना जा रहा था। ऐसी ही एक लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा प्लेटो के गुरु सुकरात को मृत्युदंड की सजा दे दी गई थी। इन सारी परिस्थितियों का प्रभाव प्लेटो के राजनीतिक चिंतन पर पड़ा। वह सर्वप्रथम न्याय के एक ऐसे सिद्धांत की खोज में निकल पड़ा जिसके माध्यम से समष्टि एवं व्यष्टि का समन्वय हो सके, जिससे राज्य एवं नागरिक के मध्य पिंड एवं ब्रह्मांड का संबंध स्थापित किया जा सके। अयोग्य एवं भ्रष्ट शासकों के प्रत्युत्तर में उसने शिक्षित प्रशिक्षित परम ज्ञानी दार्शनिक राजा की संकल्पना हमारे सामने रखी और तत्कालीन लोकतांत्रिक प्रणाली की उसने आलोचना की। तो उसके समय में जो घटनाएं घटित हो रही थी, जो परिस्थितियां थी, उसके राजनीतिक चिंतन में हमें उनका प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार हम निकोलो मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन की बात करें तो तत्कालीन इटली की राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव उसके संपूर्ण राजनीतिक चिंतन पर है। उसके मानव स्वभाव संबंधी विचारों के बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि वे तत्कालीन इटालियन समाज का आंखों देखा हाल है। इसी प्रकार इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का प्रभाव जॉन लॉक के संपूर्ण राजनीतिक चिंतन पर देखा जा सकता है। इन उदाहरणों से यह बात स्पष्ट है कि राजनीतिक परिस्थितियां राजनीतिक चिंतन की जन्मदाता सामान्यतया सिद्ध होती है, लेकिन सदैव ऐसा नहीं होता और कई बार इसके विपरीत भी होता है। कई बार राजनीतिक चिंतन नवीन राजनीतिक परिस्थितियों का जन्मदाता भी सिद्ध होता है। फ्रांसीसी क्रांति पर जीन जैक्स रूसो के राजनीतिक विचारों का प्रभाव एक उत्प्रेरक के रूप में सिद्ध हुआ है। इसी प्रकार बोल्शेविक क्रांति मार्क्स के क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित रही है। तो दोनों ही बातें सिद्ध होती है। राजनीतिक परिस्थितियां राजनीतिक चिंतन को जन्म देती है और कई बार राजनीतिक चिंतन प्रेरक सिद्ध होता है नवीन राजनीतिक परिस्थितियों के निर्माण का। अब हम राजनीतिक चिंतन के इतिहास पर संक्षेप में दृष्टिपात करते हैं। राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ यूनान से माना जाता है। यद्यपि यूनान के राजनीतिक चिंतन के प्रारंभ से पूर्व भारत, मिस्र, चीन, ईरान, सीरिया आदि देशों में राजनीतिक विचारों का अभ्युदय हो चुका था, किंतु फिर भी राजनीतिक चिंतन के अध्ययन का आरंभ प्राचीन यूनानी विचारकों से ही माना जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि पूर्वी दार्शनिकों के विचार यूनानी विचारकों की भांति यूरोपीय सभ्यता के अंग नहीं थे और प्रारंभ में जो अध्ययन हुए वो यूरोप केंद्रित अध्ययन थे। इसलिए पूर्वी राजनीतिक चिंतक एवं पूर्वी राजनीतिक विचार उपेक्षित छोड़ दिए गए। उन्हें प्राचीनतम होते हुए भी अग्रणी स्वीकार नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त एक तर्क यह भी दिया जाता है कि पूर्वी देशों, विशेषतया भारत में जो राजनीतिक चिंतन है प्राचीन, वो स्वतंत्र रूप से उसका अध्ययन नहीं किया गया। धर्मशास्त्र या नीति शास्त्र के साथ ही राजनीतिक चिंतन किया गया है। इसलिए यूनान से राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ माना जाता है। इससे प्राचीनतम और देशों के राजनीतिक चिंतन होने के बावजूद उनसे राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ नहीं माना जाता। अब हम देखेंगे कि अध्ययन की दृष्टि से राजनीतिक चिंतन का कालक्रमानुसार विभाजन किस तरह से किया जाता है। प्राचीन राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत प्रारंभ से 5वीं शताब्दी तक के राजनीतिक चिंतन को सम्मिलित किया जाता है।
इस काल में अध्ययन का मुख्य बिंदु नगर राज्य है और नगर राज्य के लोप के साथ ही इस युग का लोप हो जाता है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से सुकरात, प्लेटो, अरस्तु इस काल के प्रमुख राजनीतिक विचारक हैं। आधुनिक राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन से माना जाता है। मैकियावेली से लेकर कार्ल मार्क्स और कार्ल मार्क्स के बाद के राजनीतिक विचारक आधुनिक राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत आते हैं। हालांकि इन दिनों कार्ल मार्क्स के बाद के राजनीतिक विचारकों या यूं कहें 20वीं सदी के राजनीतिक विचारकों का अध्ययन समकालीन राजनीतिक चिंतन नामक एक नवीन शीर्षक के अंतर्गत किया जाने लगा है। राजनीतिक चिंतन के इस कालक्रमानुसार विभाजन पर दृष्टिपात करने के पश्चात अब हम राजनीतिक चिंतन के अध्ययन के महत्व पर विचार करेंगे। ये प्रश्न स्वाभाविक है कि वर्तमान में राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए इन प्राचीन राजनीतिक विचारकों के अध्ययन का क्या महत्व है। ईसा से 450-500 वर्षों पूर्व के राजनीतिक विचारों को आखिर हम अभी क्यों पढ़ें, इनकी क्या प्रासंगिकता है, क्या उपादेयता है। राजनीतिक चिंतन का वर्तमान में अध्ययन करने की कई विद्वानों ने आलोचना भी की है। आलोचकों के अनुसार राजनीतिक चिंतन कोरा विचारात्मक है और काल्पनिक है। यह वस्तु स्थिति की उपेक्षा करता है। इसके द्वारा जिन मूल प्रश्नों को प्राचीन समय से उठाया गया है, सामने रखा गया है, उनका अभी तक भी कोई अंतिम और पूर्ण उत्तर नहीं दिया जा सका है। समाज की परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इस कारण जो पुराने राजनीतिक विचार हैं उनकी उपयोगिता भी निरंतर घटती रहती है। राजनीतिक चिंतन का अध्ययन यह कहकर करवाया जाता है कि ये हमारा मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों में मार्गदर्शन करने की बात भी निर्मूल ही सिद्ध होती है। कुछ प्रमुख आलोचक जो राजनीतिक चिंतन के अध्ययन को उपयुक्त नहीं मानते, उनमें है बेकन, बर्ग, बर्कली और लेस्ली स्टीफन। इस संबंध में लेस्ली स्टीफन का एक कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वे देश सौभाग्यशाली हैं जिनके पास कोई राजनीतिक दर्शन नहीं है। राजनीतिक दर्शन या तो अभिनव क्रांति की संतान है या भावी क्रांति का द्योतक है। खैर, इन आलोचनाओं, आपत्तियों के बावजूद राजनीतिक चिंतन के अध्ययन का पर्याप्त महत्व है। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी की राज्य संबंधी विषयों की जो जिज्ञासा है वह राजनीतिक चिंतन के अध्ययन से ही शांत हो सकती है। राज्य संबंधी जिज्ञासाओं से तात्पर्य है राज्य की उत्पत्ति, राज्य का विकास, राज्य का लक्ष्य, राज्य के प्रयोजन आदि से संबंधित जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उनको राजनीतिक चिंतन के अध्ययन के पश्चात ही शांत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक चिंतन के अध्ययन से हमें भूतकालीन बौद्धिक वातावरण का ज्ञान होता है। अतीत की राजनीतिक घटनाओं, आंदोलनों के कारणों और परिणामों का पता लगता है, जिनको जाने बिना हम इतिहास का वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अलावा हर समस्या की भांति वर्तमान राजनीतिक समस्याओं की भी एक पृष्ठभूमि होती है, और पृष्ठभूमि ही नहीं होती, कई बार वर्तमान राजनीतिक समस्याओं के मूल कारणों की शिनाख्त हम इतिहास में जाकर ही कर सकते हैं। यह वर्तमान या समकालीन राजनीतिक चिंतन जिसे कहा जाता है, नवीन विषयों, नवीन अवधारणाओं के अध्ययन में हम प्राचीन राजनीतिक चिंतकों द्वारा अपनाए गई युक्तियों, पद्धतियों या अध्ययन विधियों को अपना सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समकालीन राजनीतिक दार्शनिक जॉन रॉल्स ने न्याय सिद्धांत के अन्वेषण के लिए जॉन लॉक की अनुबंध मूलक पद्धति तथा कांट की मानव प्रकृति संबंधी संकल्पनाओं को उपयोग में लिया है। इसी प्रकार एक अन्य समकालीन व्याख्याकार रॉबर्ट नोजिक ने अपनी अवधारणा स्वेच्छातंत्रवाद की पुष्टि के लिए जॉन लॉक की पद्धति का सहारा लिया है। सार यह है कि नई परिस्थितियों के विश्लेषण के लिए न केवल पुरानी संकल्पनाओं का प्रयोग किया जा सकता है,
बल्कि उनमें संशोधन भी किया जा सकता है और कई बार प्राचीन राजनीतिक चिंतकों द्वारा अपनाई गई विधियों में सुधार करके नवीन संकल्पनाएं भी विकसित की जा सकती हैं। इसके पश्चात राजनीति विज्ञान के अध्ययन में तथा दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली राजनीतिक शब्दावलियों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए मार्क्सवादी सिद्धांतों के अध्ययन के क्रम में जब हम वर्ग चेतना, सर्वहारा वर्ग, बुजुर्वा वर्ग, सर्वहारक अधिनायकवाद या राज्यविहीन वर्गविहीन समाज जैसी शब्दावलियों को पढ़ते हैं तो उनका सटीक अर्थग्रहण हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम कार्ल मार्क्स के राजनीतिक चिंतन का अध्ययन नहीं कर लेंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न परिभाषाओं, सिद्धांतों और अवधारणाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी हमें राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करना आवश्यक होगा। जैसे न्याय की अवधारणा को समझने के लिए हमें प्लेटो से लेकर जॉन रोल्स और रॉबर्ट नोजिक तक न्याय संबंधी उनके जो राजनीतिक चिंतन है उनका अध्ययन नहीं करेंगे तो न्याय की अवधारणा को समुचित रूप से हम नहीं समझ पाएंगे। इसके अतिरिक्त राजनीतिक चिंतन के माध्यम से हम विभिन्न देशों के राजनीतिक दर्शन एवं विचारों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिनका तुलनात्मक अध्ययन करके हम हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में भी सुधार कर सकते हैं। इन सब के अलावा राजनीतिक चिंतकों के विचारों में कुछ शाश्वत तत्व होते हैं जिनका सार्वकालिक महत्व होता है। उदाहरण के लिए अरस्तु के इस अमर वाक्य कि मनुष्य स्वभावतः राजनीतिक प्राणी होता है अथवा अरस्तु के ही क्रांति के कारणों संबंधी विचारों का आज भी पर्याप्त महत्व है। इसी प्रकार प्लेटो के स्त्री समानाधिकार संबंधी विचार या मैकियावेली के यथार्थवादी विचार आज भी समीचीन है। कार्ल मार्क्स का विचार कि सामाजिक अन्याय के कारणों की खोज सामाजिक व्यवस्था में ही की जानी चाहिए तथा वहीं उसका इलाज किया जाना चाहिए आज भी प्रासंगिक है। इस प्रकार शाश्वत विचारों की अध्ययन की दृष्टि से भी राजनीतिक चिंतन के अध्ययन का पर्याप्त महत्व है। उम्मीद है इस कक्षा में आप राजनीतिक चिंतन के अर्थ, इतिहास व उसके महत्व को अच्छे से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।